Welcome, my dear friends. I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and I welcome you all in this new and fantastic video regarding the sleep physiology. So, my dear friends, I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and today, on the 3rd of July 2020, Professor Deshpande is welcoming his UG and PG students and also the viewers of the YouTube. So you all are welcome, because you know that my well-wishers are the students, then the teachers, then the upcoming doctors or the Vaidyas, and also the layman. For everybody, this video will be also useful in the one way or the other. The topic is sleep physiology. नींद के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. कृपा करके ये वीडियो आखिर तक देखिए. ये बायलिंगुअल वीडियो है. क्यों? क्योंकि जो आपके सामने स्क्रीन पर जो मजकूर है, जो ड्राफ्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इंग्लिश में है और मैं थोड़ी थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में भी. तो जो इंग्लिश जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, वो दोनों के लिए ये फायदेमंद है. आज हम बात करेंगे नींद के बारे में. रात की नींद अच्छी होनी चाहिए, तो ये बिना सोते हुए ये लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा. ये जागृत अवस्था में सुनेंगे तो आपको रात की नींद अच्छी आ जाएगी. अपार्ट फ्रॉम द जोक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द undergraduate and the postgraduate students of Ayurveda. This topic is included by the Central Council of Indian Medicine, CCIM, in the syllabus of the first year BMS. It is also a topic, try to understand, this is also a topic from Ashtanga Hridaya subject, first year BMS. There also you will be asked the questions related with the sleep. निद्रा के बारे में सिर्फ क्रिया शारीर में नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ चर्चा क्रिया शारीर में नहीं होंगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आयुर्वेद के जिसमें ये नींद के बारे में, स्लीप के बारे में चर्चा होंगी. ये सिलेबस में दोनों एस्पेक्ट हमें जानने की जरूरत है. अभी ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ज्यादातर मॉडर्न फिजियोलॉजी की तरफ से डिस्कस करने वाला हूं. मॉडर्न का दृष्टिकोण नींद के बारे में, निद्रा के बारे में, स्लीप के बारे में क्या है, ये आज ज्यादा जानेंगे. आयुर्वेद की बात थोड़ी थोड़ी करेंगे और वो एक ज्यादा अलग लेक्चर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से निद्रा, स्लीप एज पर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, ऐसे एक बात बनाऊंगा, ऐसा एक वीडियो में बनाऊंगा. फिर आज ज्यादातर मॉडर्न फिजियोलॉजी का उनकी तरफ एस्पेक्ट क्या है वो देखने की जरूरत है. हर एक बात की तरफ, हर वक्त की तरफ मैं दोहराता हूं कि किसी की पैथी का हमें अहंकार नहीं होनी चाहिए, अभिमान तो होना चाहिए. हर एक पैथी का अभिमान होना चाहिए. हर एक पैथी अच्छी है. एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सब के सब पैथी अच्छी है. और सबसे बड़ी अच्छी पैथी कौन सी है? सिंपैथी फॉर द पेशेंट. दया भाव, पेशेंट की तरफ दया भाव होने की जरूरत है. तो मेरे दोस्तों, ये नींद वाला टॉपिक है, निद्रा के बारे में जो विचार है, स्लीप के बारे में जो थॉट्स है, वो मॉडर्न के भी जानने की जरूरत है और आयुर्वेद की भी जानने की जरूरत है. तो शारीरिक क्रिया या क्रिया शारीर, सब्जेक्ट कुछ भी बोलो, क्रिया शारीर या शारीर के एक ही है. अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर बीएमएस. देन आगे चलकर सेकंड ईयर को जाएंगे तो उधर निदान, रोग निदान विकृति विज्ञान का एक सब्जेक्ट है. उसमें विकृति विज्ञान, स्लीप की दृष्टिकोणों से जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, जिसको बोलते अनिद्रा, डिस्टर्ब स्लीप, इंसोम्निया, तो ये भी बात पैथोलॉजी में आ जाएगी. अभी इस वीडियो के आखिर में थोड़ी थोड़ी उसके बारे में भी बात करने वाला हूं. तो जो भी लोगों को निद्रा की शिकायत है उन्होंने ये पूरा वीडियो देखने की जरूरत है. सब डॉक्टर्स लोगों ने देखने की जरूरत है कि वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि अनिद्रा क्या है, उसके उपाय क्या है. ठीक है. तीसरा एक और सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त, वो थर्ड ईयर बीएमएस में है. तो थर्ड ईयर बीएमएस में जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन
करके आयुर्वेद का जो सब्जेक्ट है स्वस्थ वृत्त, उसमें भी निद्रा वाला प्रश्न, निद्रे वाली चर्चा, डिस्कशन अबाउट द स्लीप हो जाएगा। तो ये देखने में छोटा टॉपिक है, फिर उसका महत्व बहुत सारा है। ज्यादातर मैं कहता हूं कि हमारे वैद्यकीय व्यवसाय में अभी बहुत सारे लोग साइकोसोमैटिक इलनेस उनको होता है। ध्यान से सुनिए मेरा शब्द, साइकोसोमैटिक, साइको PSY, साइको का मतलब है मन, और सोमा SOMA, सोमा का मतलब है बॉडी सेल। तो बहुत सारे हमारी बीमारियां जिसमें मन और शरीर दोनों का संबंध होता है, ऐसे होते हैं। हमारे जो जनरल प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सारे स्ट्रेस लेकर आते हैं, चिंता लेकर आते हैं, एंजाइटी लेकर आते हैं। तो उनको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दमे की बीमारी हो सकती है, नींद न आने की शिकायत हो सकती है। तो ये सब डिसीजेस को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को क्या ग्रुप बनाया है? साइकोसोमैटिक इलनेस। ऐसे 70% पेशेंट्स हमारे प्रैक्टिस में, 100 पेशेंट्स हमारे पास आ गए तो उसमें करीबन 70% में कुछ ना कुछ मन और शरीर दोनों का संबंध होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी 4 सब्जेक्ट्स की बात की है जिसमें स्लीप टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्रिया शारीर, दूसरा वाला अष्टांग हृदय, तीसरा वाला निदान, रोग निदान विकृति विज्ञान, चौथा वाला स्वस्थ वृत्त, और 5वां वाला 5th सब्जेक्ट या विषय है लास्ट ईयर में, 4th ईयर BMS, दैट इज लास्ट प्रोफेशनल कोर्स, उसमें काय चिकित्सा एक सब्जेक्ट है। उसमें भी ये प्रॉब्लम्स और ये टॉपिक आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का छोटा देखने वाला टॉपिक बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। और प्रैक्टिस में तो अभी कह दिया मैंने आपको, बहुत सारे आपको पेशेंट्स मिलेंगे जिसका रूट कॉज, मूल कारण उसकी बीमारी का क्या हो गया? उसकी नींद अच्छी नहीं है। तो नींद अच्छी होने से ही हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। इतना महत्व है नींद वाला। नींद का मतलब है रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। आयुर्वेद ने त्रयोपस्तंभ नामक एक टॉपिक बताया है, विषय बताया है। उसका टॉपिक है त्रयोपस्तंभ। त्रय मतलब 3, उपस्तंभ का मतलब आधार। हमारा जीवन का 3 आधार होते हैं। उसको ट्राइपोड, TRIPOD, ट्राइपोड ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तिवई बोलते हैं ना, मराठी में तिवई बोलते हैं, ट्राइपोड। तो ये ट्राइपोड कौन से बताए हैं आयुर्वेद ने? कौन सी 3 चीजें हमारी जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं? नंबर 1, आहार, फूड कंजम्पशन, व्हाट वी ईट। ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में एक प्रोवर्ब में, यू आर व्हाट यू ईट। आपका जो व्यक्तिमत्व है वो किससे बना है? वो आहार से बना है। सात्विक आहार लेते हैं तो आप सात्विक व्यक्तिमत्व बनाएंगे। राजस आहार लेते हैं, राजसिक फूड लेते हैं तो आपका व्यक्तिमत्व हाइपर एक्टिव हो जाएगा। और तामस फूड लेते हैं, अन्न लेते हैं तो आपका व्यक्तिमत्व में तामसिकता ज्यादा रहेगी, आलस्य ज्यादा रहेगा। तो व्हाट आई हैव सेड अबाउट द फूड, यू आर व्हाट यू ईट। हम क्या बात कर रहे हैं? त्रयोपस्तंभ, जीवन के आधार के बात कर रहे हैं। तो उसमें है आहार, दूसरा है टॉपिक निद्रा। तो निद्रा का मतलब यहां पर मैं लेता हूं त्रयोपस्तंभ में सिर्फ स्लीप नहीं है। निद्रा का मतलब है कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटी एंड रेस्ट। कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटी एंड रेस्ट। हमारी जो चलन वलन रहती है और हम कितना टाइम विश्राम करते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी भी गलत चीज है और ज्यादा सोते रहना ये भी गलत चीज है। तो यहां पर निद्रा का मतलब है बैलेंस इन बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट।
उसमें एक नींद पार्ट है। और तीसरा वाला टॉपिक लिया है त्रयोपस्तंभ में ब्रह्मचर्य। सो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और यहां पर ब्रह्मचर्य का मतलब नॉट सेक्स ऐसा नहीं है, रादर यहां त्रयोपस्तंभ से जो ब्रह्मचर्य शब्द है वो ओज की तरफ जाता है। ओज का मतलब है इम्यूनिटी। ओज का मतलब है हमारी शरीर में जो सप्त धातु आयुर्वेद ने कहे हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उससे बनने वाला एक इसेंस है, एक शक्तिशाली पदार्थ है, एक शक्तिशाली घटना है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए रख सकती है, मेंटेन हो सकती है। तो इसके लिए वो ब्रह्मचर्य शब्द है। कई दफा पढ़ाते समय शिक्षक लोग वो बताते हैं कि नॉट डूइंग द सेक्स इज ब्रह्मचर्य, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय आयुर्वेद। आयुर्वेद कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि सेक्स मत करो। आयुर्वेद कहता है कि सेक्सुअल एनर्जी इज वन ऑफ द वाइटल एनर्जी ऑफ योर बॉडी, और वो बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल जैसे शास्त्र में जो विधि लिखित कहा है, जो नियम बताए उसके अनुसार हमने वो सेक्स पावर यूज कर दी तो हमारा ओज अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगा और हमारा जीवन आधार बनाए रखेगा। तो कौन से जीवन आधार है हमारे शरीर के? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हमने क्लियर कर दिया कि आज का टॉपिक हमारा जीवन आधार है। स्लीप के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना बहुत जरूरत है। आगे की स्लाइड लेता हूं, तो उसके पहले इसको मैं पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर देता तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। हो गया स्क्रीन बड़ा, अभी देखने में भी मजा आ जाएगा। हाँ, स्लीप फिजियोलॉजी ये कहां पर टॉपिक है? पेपर 1 पार्ट बी, शारीरिक क्रिया शारीरिक सब्जेक्ट पेपर 1 पार्ट बी का एक टॉपिक है। ये आपको एटीपी में बताया है, एडवांस टीचिंग प्रोग्राम। सिलेबस की जानकारी विद्यार्थियों को रखने की जरूरत है। मैं कौन हूं? मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे हूं, जिसने यूट्यूब चैनल पर नाम रखा है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ये नहीं है प्रोफेसर राजेंद्र स्पेस देशपांडे। तो मेरा यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए राजेंद्र स्पेस देशपांडे, मेरा फोटो आ जाएगा, साइड में मेरा नाम आ जाएगा, नाम के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके साथ आपको मेनू मिल जाएंगे। मेनू में होम रहता है, प्लेलिस्ट रहती है और अबाउट रहता है। तो आपको क्या देखना है? प्लेलिस्ट देखनी है, उसके ऊपर क्लिक करो, एक 15-20 ग्रुप्स मिल जाएंगे, उसमें आप अपना अपनी जो चाहत है उसके अनुसार वीडियोस देख सकते हैं। कम से कम अभी इस दफा एज पर राइट नाउ इस टाइम पर कम से कम 570 प्लस वीडियोस वहां पर मौजूद हैं। वो सबके लिए काम आ सकते हैं, विद्यार्थियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को और सामान्य जन को भी। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको सबको विनंती करता हूं, शुरू से ही आप ये मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो वीडियो बाद में देखेंगे खत्म हो जाने के बाद वो ऐसे थम्स अप कर दीजिए तो एनर्जी मिल जाएगी मेरे को। फीडबैक दे दीजिए, कमेंट दे दीजिए और ये मेरे सब के सब वीडियोस ऑडियोज आप शेयर करते जाइए, बिकॉज यू आर हेल्थ एम्बेसडर। आरोग्य दूत बनिए आप आरोग्य का दूत, मैसेंजर कैसे बनेंगे? प्रोफेसर देशपांडे की यूजफुल वीडियोस शेयर करके एंड चैनल सब्सक्राइब करके। जो भी आपको मेरे पास से चाहिए वो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9226810630। आपकी पहचान करवा दो, आप डॉक्टर हैं, विद्यार्थी है, पेशेंट है और आपकी बात लिख दीजिए। ये मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं professordeshpande@gmail.com। मेल पर क्या क्या बातें हो सकती हैं? आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप प्राइवेट ट्यूशंस ले सकते हैं, आप प्रिवेंटिव एडवाइस, हेल्थ एडवाइस ले सकते हैं प्रकृति जानकर, पामिस्ट्री भी मेरे साथ करवा सकते हैं
और ये सब बातें हम मेल पर कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत स्टडी मटेरियल है क्रिया शारीर का, पेपर 1 पार्ट ए एंड बी। ये मराठी और इंग्लिश में ये बुक है। अलग एक इसकी हिंदी एक एडिशन भी हमने बना रखी है, और पूरा का पूरा पुस्तक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो चौखंबा पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया है, और वो अमेज़न पर उपलब्ध है। जो भी पुस्तक आपको नहीं मिलेगा तुरंत मेरे को मेल डाल दीजिए। ये भी मराठी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए पुस्तक बहुत फायदेमंद है। पेपर 2 का पेपर 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीजन के लिए शारीरिक क्रिया विज्ञान हैंडबुक, ये हिंदी में है, ध्यान से सुनिए, हिंदी और इंग्लिश, पूरे भारतवर्ष में ये काम आ जाएगा। आप तुरंत उसकी पीडीएफ मेरे पास से मंगवा सकते हैं। उसके लिए कम्युनिकेशन करना है तो मेरे को मेल डाल दीजिए। चलो चलते हैं। ये तो गलत टाइटल आ गया, अभी प्रैक्टिकल का बुक है ये प्रैक्टिकल, जिसको चाहिए प्रैक्टिकल का बुक, ये भी मराठी इंग्लिश में अवेलेबल है। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन बुक है, उसमें मॉडर्न डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसी एग्जाम करनी है, आयुर्वेद के स्रोतस परीक्षण कैसे करने हैं, प्राणव स्रोतस, रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, इसकी सारी बातें इस बुक में लिख दी है। स्लीप, देखो कैसा अच्छी ढंग से सोया हुआ है। आप मत सोइए, मेरा लेक्चर खत्म होने तक, भोजन होने के बाद थोड़ी बार आप नींद एक 10-15 मिनट की ले सकते हैं, जिसको वाम कुक्षी कहते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पर, रिचार्जिंग बॉडी एंड माइंड मशीन। जैसे हमारा मोबाइल की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम रिचार्ज करते हैं ना, बैटरी लगा देते हैं, तो इसी तरह हम जब रात में 6 से 7 घंटे सोते हैं तो हमारी शरीर और मन की जो बैटरी है वो रिचार्ज होती जाती है। एक महत्वपूर्ण वाक्य, स्लीप का महत्व एक वाक्य में लिखना है, नींद का महत्व एक वाक्य में लिखना है। क्या लिखेंगे आप, रिचार्जिंग, शरीर और मन का रिचार्ज कर रहे हैं, पुनः ऊर्जित कर रहे हैं उसको, एनर्जी को। व्हाट इज स्लीप? दिस इज द टेम्पररी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कुछ समय तक ही ये बेशुद्ध अवस्था आपको दिखने पड़ेगी। ये पूरा का पूरा पैथोलॉजिकल या विकृति या कुछ रोग की वजह से हम अनकॉन्शियस बेशुद्ध नहीं हुए हैं। ये शारीरिक क्रियात्मक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है। हमारी रात की नींद टेम्पररी, तात्कालीन है, पूरा का पूरा परमानेंट नहीं है। कोमा में नहीं गया पेशेंट। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, विच पर्सन कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी स्टिमुलस। ये बेशुद्धावस्था कैसी है, हम व्यक्ति को जागृत कर सकते हैं किसी भी वक्त। उसको ऐसे बोले, चलो 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 डॉक्टर देशपांडे, उसको उठाना पड़ेगा, स्टिमुलस देना पड़ेगा, कुछ ऐसा यहां पर प्रेशर देंगे तो जागृत हो जाएगा। हाक लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, अरे भैया खड़े हो जाओ, चलो चलो आग लगी है, तो तुरंत he can get wake up and he can do the activity. So it is not permanent, it is temporary, और उसको जागरूक हम कर सकते हैं by the sensory stimulus। ध्यान से सुनिए। उसके मुख्य 2 प्रकार मॉडर्न फिजियोलॉजी से होते हैं। मॉडर्न फिजियोलॉजी से, मैं अभी बहुत ज्यादातर मॉडर्न फिजियोलॉजी की कर रहा हूं। आपको प्रश्न देखना पड़ेगा, क्या पूछा गया है, आयुर्वेद पूछा गया है या मॉडर्न पूछा गया है। नींद के प्रकार बताइए, तो आयुर्वेद के अलग प्रकार है, वो बाद में देखेंगे हम। मॉडर्न के 2 प्रकार है, NREM, ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हमारे जो अंदर के बुलबुल रहते हैं, जो प्यूपिल्स रहते हैं, वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। हमारे जो अंदर वाले गोला रहता है ना, हमारी हर एक की आंख में एक गोला रहता है, वो जो गोला है, जिसको प्यूपिल बीच में एक छिद्र रहता है, और बाद में जो कॉर्निया है, वो बुलबुल या जो गोला है आंख में रहने वाला, वो हिलता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा जोर से नहीं, थोड़ा थोड़ा हिलता है। तो उसको वो एक विशिष्ट अवस्था में जब ऐसा घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। जो 7 घंटे सोते हैं तो ज्यादातर हमारी स्लीप NREM रहती है, उसमें कुछ ऐसा गोला हिलता नहीं है और दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि योर आईलिड्स आर क्लोज्ड, जो पापड़ियां हैं वो बंद रहती है। फिर फिजियोलॉजिकली अंदर कुछ बीच बीच में ये मूवमेंट्स रहती है आई की। नेत्र में होने वाला गोला जब थोड़ा थोड़ा उसकी मूवमेंट रहती है तो उसको बोलेंगे रैपिड आई मूवमेंट, और नहीं है उसको मूवमेंट को तो NREM बोलेंगे। ठीक है,
एनआरईएम की हम बात कर रहे हैं, उसको अलग एक नाम दिया है, उसको बोलते हैं स्लो वेव स्लीप। ये वेव शब्द कहां से, लाट वेव कहां से आई, वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एक मेरा वीडियो मौजूद है वहां पर यूट्यूब चैनल पर, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का वीडियो जरूर देखिए। उसमें बहुत सारे मैंने वेव्स की बात की है, ग्राफ निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिकल करंट का, मेंदु का, मस्तिष्क का, हृदय का बोलते हैं तो ईसीजी है, ये मस्तिष्क का है तो ईईजी है। तो उसमें ये क्या रहता है, स्लो वेव, ठीक है। दिस स्लीप में पर्सन इज रेस्टफुल, आराम, बहुत तल्लकी हो जाती है, आराम हो जाता है उसको, शरीर और मन की आराम की अवस्था ही है। नो मसल मूवमेंट, हमारे जो स्नायु है उसका कुछ आकुंचन प्रसरण नहीं हो पाता, नहीं होता है, बहुत रेस्टफुल, शांतता पूर्वक ये चलती है, ये जो स्थिति है हमारी निद्रा की। नो मूवमेंट्स ऑफ द आईज, नॉन रैपिड आई, नॉन लिखा है, नो, उधर नेत्र गोल की मूवमेंट, हलचल नहीं दिखाई देती है। मसल टोन, हमारा जो टोन रहता है, कार्य शक्ति रहती है, वो मिनिमम, कम से कम होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन अ शांतता पूर्वक विश्राम ले रहे हैं, हमारा शरीर का हर एक अवयव विश्राम ले रहा है। ज्यादातर ज्ञान तंतु रहेंगे, नर्व्स बोलते हैं, स्नायु रहेंगे, मसल्स रहते हैं, ये सब ज्यादातर विश्राम अवस्था में है। उसके साथ साथ रेस्पिरेशन इज वेरी स्लो, जो श्वसन लेते हैं ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, श्वसन की जो गति है नॉर्मली वो 14 पर मिनट रहती है, 14, तो वो सोते समय थोड़ी कम होती है, 12, 11, ऐसी कुछ आराम की अवस्था है, ज्यादा श्वसन व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है। हार्ट रेट, हृदय की गति भी थोड़ी कम हो जाती है, विश्राम है, सब लोगों को विश्राम लेना चाहिए, मस्तिष्क को विश्राम, फेफड़े को विश्राम, लंग्स को, हृदय को विश्राम, और थोड़ा बहुत किडनी को भी आराम, सब तरह थोड़ा थोड़ा आराम चलता है। हार्ट रेट इज लो एंड बीपी, रक्तदाब जो है वो भी थोड़ा कम रहता है। ड्रीम्स डू नॉट ऑकर्स, यहां सपना देखते हैं ना, तो स्वप्न जो हमें देखने हैं रात को, वो एनआरईएम में नहीं देखे जाते, वो आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट जो है उसमें वो उस अवस्था में थोड़े बहुत ड्रीम्स द मनुष्य देखता है। हर एक को देखना चाहिए, हर एक को देखता है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, जब देखते हैं तो किस अवस्था में देखते हैं, न कि स्वप्न, ड्रीम्स, न कि एनआरईएम में देखे नहीं जाते। ड्रीम्स कहां देखे जाते हैं, स्वप्न कहां मिलते हैं हमको, आरईएम में मिलते हैं। तो यही डिफरेंस, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, ये वाइवा को, ओरल्स को पूछा जाएगा, एनआरईएम और आरईएम स्लीप अवस्था में क्या क्या फर्क है, तो ये आपको बातें याद रखनी पड़ेगी। ईजी पैटर्न देखो, वहां डेल्टा वेव्स मिलते हैं, डेल्टा, ध्यान से सुनिए, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, जो अभी यूजी कर रहे हैं उनको जब एनईटी देनी पड़ेगी, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, उसमें एमसीक्यू रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये पूछा जाएगा कि एनआरईएम में कौन सी वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, तो आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा वेव्स है, आराम की अवस्था है। दिस स्लीप लास्ट फॉर अबाउट 90 मिनट्स, मतलब हम 6 या 7 या 8 घंटे सोएंगे, हमारी नींद का पूरा ड्यूरेशन, आइदर 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, जो भी वक्त है हमारे रात के सोने का, उसमें ये हमेशा बदलाव आता है, कभी एनआरईएम आरईएम, एनआरईएम आरईएम, एनआरईएम आरईएम, ये अवस्था चलती रहती है पूरी रात भर में। तो ज्यादा टाइम क्या है, एनआरईएम, 90 मिनट्स एनआरईएम रहेगी, फिर एक 15-20 मिनट आरईएम रहेगी, फिर 90 मिनट्स एनआरईएम, फिर आरईएम, तो ये चलता, साइकिल चलता रहेगा पूरे रात भर, ठीक है। देन इट इज अल्टर्ड बाय आरईएम, वही मैंने आपने कह दिया। अभी हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे आरईएम, नेत्र गोलक थोड़ा बहुत हिलता दिखाई देगा, देखने की जरूरत नहीं, देखने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो आज आप, हमारे बाजू वाले कुछ आपका ब्रदर और सिस्टर हुई होगी, ए देखो देखो मेरे को आरईएम है क्या, कुछ जरूरत नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो हो जाता है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आरईएम स्लीप लास्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स,
इन बिटवीन टू NREM। यहां NREM है, यहां NREM है, बीच में कौन है? REM। इट्स अ साइकिल। ड्यूरेशन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द मॉर्निंग पीरियड। ये REM का जो अवस्था है वो मॉर्निंग टाइम्स में ज्यादा रहता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा जागरूक होने वाले हैं ना। NREM तो एक्सट्रीम रेस्ट है। ध्यान से सुनिए, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये जो अवस्था है वो पूरी शांतता पूर्वक है, पूरा आराम ही आराम है। यहां तो थोड़ी मूवमेंट है। देखिए देखिए, REM में थोड़ी मूवमेंट है तो थोड़ा थोड़ा जागरूक अवस्था है। देखिए कैसे है। तो ये सुबह सुबह के टाइम में 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, this phase will be more active। समझ में आ गया? During this sleep person is difficult to arouse। आपको लगेगा कि सर तो बोल रहे कि थोड़ी थोड़ी जागरूक अवस्था, नहीं बोल रहा, जागरूक अवस्था की तरफ सुबह के टाइम में आ जाएगा। फिर ये जो अवस्था है वो अपने अंदर है, अभी अराउज नहीं, अवेक नहीं हुआ है। तो ये इसमें क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू अराउज। ध्यान से सुनिए, NREM में यू कैन अराउज हिम, बट इन दिस इज मोर इन ए ड्रीमी कंडीशन। ड्रीमी, सपना देखता है ना, तो डिस्टर्ब मत करो उसको। सपना देख रहा है, ध्यान से, मतलब ये ध्यान में ये पॉइंट कैसे रखेंगे? REM में तो बोलेंगे सर मूवमेंट है तो उसको बुलाएंगे तो खड़ा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ड्रीमी कंडीशन में, ड्रीमी। हाँ देखिए, इन दिस स्लीप पैटर्न इज डैमेज, पर्सन बिकम रेस्टलेस। REM जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो प्रॉब्लम है भैया। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, REM देखने में छोटा टाइम है, फिर वो महत्वपूर्ण है। बिकॉज इफ इट इज डैमेज, द नेक्स्ट डे द पर्सन विल बी रेस्टलेस एंड लिटिल बिट लिथार्जिक। मेरे कहने का मतलब है, आप भले भांति सोचेंगे कि NREM में सर बोल रहे थे कि ज्यादा रेस्टफुल है तो NREM हो गई, बात खत्म। वैसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। NREM की जैसे ही REM की अवस्था फिजियोलॉजिकल है और वो जरूरत भी है। REM स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो अगला दिन आपको बेकार हो जाएगा। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ REM स्लीप, ये देखो, रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल्स, नेत्र गोलक थोड़ा थोड़ा अंदर घूमेगा, हलचल होगी। देयर आर ऑल्सो ट्विचिंग मसल मूवमेंट। ये देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं। ट्विचिंग हो रहा है, ट्विचिंग। तो थरथराट जो बोलते हैं ना, स्नायु की जो थरथराट, ट्विच हो जाएगा, ट्विचिंग हो जाएगा, इंग्लिश में ट्विचिंग बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा घूमता हुआ स्पैजम्स आ जाएंगे अपने आप, इनवॉलेंटरी इन द मसल्स, वेरी लिटिल। इट इज नॉट अ पैथोलॉजिकल, विकृति नहीं है वो, फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। ध्यान से सुनिए, रेस्पिरेशन शोज द फ्लक्चुएशंस, थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा। श्वसन जो है ना, पूरा 100% रेस्टिंग नहीं है NREM जैसा, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशंस है वहां पर। HR हार्ट रेट, हृदय की जो गति है, और ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जो है, वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। मापने की जरूरत नहीं आप लोगों को, सिर्फ ध्यान में रखिए। मसल टोन इज ऑल्सो लो, मसल टोन भी वो थोड़ा कम हो गया है। REM की बात, रैपिड आई मूवमेंट, पर्सन में शो ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। कई लोग बोलते हैं ना, वो नींद में दांत चबाता है, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। ये देखिए, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कब है? REM में, रैपिड आई जब थोड़ा अस्वस्थता जो स्थिति है उसमें ये है, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। फिर ध्यान से सुनिए, ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कभी कभार विकृति, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जब हमारे बच्चे के शरीर में, या एडल्ट भी, ज्यादातर बच्चों में दिखाई जाता है, उसके शरीर में जब कृमि होंगे, पेट में जब जंत होंगे, वर्म्स होंगे, तो भी ये शिकायत रहती है। तो you must differentiate whether it's a physiological or it's a pathological because of the worm infestation। तो जंत होने के बाद भी दांत चबाने दिखाई देता है बच्चों में, सोते समय, नींद में। ध्यान से सुनिए, उसको बक्सिज्म भी कहा जाता है, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। यहां पर मैंने एक स्थिति नहीं लिखी है। फिर इरेक्शन ऑफ पेनिस, एडल्ट मेल में कभी कभार ये REM में इरेक्शन ऑफ पेनिस भी दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए,
यहां पर मैंने नहीं लिखा है, आप नोटबुक में लिख दीजिए। चलो, सडन मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, जैसे कि मैंने बोला जर्की मूवमेंट्स, ये देखिए करके दिखा रहा हूं मैं, देख रहे हैं आप? जर्की मूवमेंट्स, मसल की ट्विचिंग है, और लिम्स का मतलब है हाथ और पैर थोड़े बहुत हिलते देखेंगे आपको। ये कहां होता है? आरईएम में होता है, न कि एनआरईएम में होता है। ठीक है? ईईजी पैटर्न, वहां पर डेल्टा था, अभी यहां बीटा वेव है, ये बी नहीं, ध्यान से करेक्ट कर दीजिए, बीटा वेव लिख दीजिए, बीटा, बी वेव नहीं रहती, क्या नाम है उसका? बीटा वेव लिख दीजिए। सो एनआरईएम में क्या हो गया? डेल्टा, आराम का मामला है, और ये है बीटा वेव। ए पैटर्न ऑफ, ये बीटा वेव का असली रूप कहां पर रहता है? वेकफुल, जब पेशेंट इज एक्चुअली अवेक, देन एक्चुअली ये बीटा वेव दिखाई देते हैं हम जब ईईजी निकालते हैं। फिर यहां आरईएम में भी वो पैटर्न दिखाई देता है। ड्रीम ऑकर्स इन दिस स्लीप एंड दे आर यूजुअली रिमेंबर्ड। स्वप्न, ड्रीम्स, सपना दिखाई देते हैं, और वो रुग्ण को, व्यक्ति को याद भी आ जाता है जब ये सपन आरईएम स्लीप में आ जाते हैं। ये देखिए अवेकनिंग कंडीशन है। ईईजी का पैटर्न, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एनआरईएम और आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट, यहां एनआरईएम है, देख रहे हैं ना आप? तो ये देखिए, ये दोनों का पैटर्न, अवेक का जो पैटर्न है और आरईएम का पैटर्न, देख रहे हैं? बीटा वेव्स, ये देखिए, नोट कर दीजिए, फिगर लगा दीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए मेरा वीडियो का, फायदा हो जाएगा आपको बिल्कुल, क्योंकि पूछा जाता है। एमडी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको आना चाहिए, कैसा रहता है स्लीप पैटर्न एंड ईईजी। ठीक है? तो ये मैंने कह दिया, ये वाला है डेल्टा वेव्स और ये वाला है बीटा वेव्स। ठीक है? ये आरईएम और अवेक का थोड़ा पैटर्न सिमिलर जैसा है। अभी डिटेल्ड मैकेनिज्म सुनते हैं, ये कैसी बनती है, हमारी नींद कैसी आती है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट का जो पैटर्न है वो क्या कैसे होता है, उसका अभी तक उतना अंदाजा साइंटिस्ट लोगों को भी पूरा का पूरा नहीं आया है। वो आरईएम का पैटर्न क्यों है उसका अंदाजा अभी तक क्लियर नहीं है। प्रोबेबली उस टाइम, उस आरईएम के स्लीप में ब्रेन में बी लिटिल बिट एक्टिव and there is abnormal channeling of impulses, जो करंट रहे ना, इलेक्ट्रिकल करंट मस्तिष्क में, वो थोड़ा सा कुछ इरेग्युलर हो सकता है। प्रोबेबली लोकस सेरुलस, ये एनाटॉमी वाला पार्ट है, हमारी मस्तिष्क की जो शरीर रचना है, मस्तिष्क की एनाटॉमी है, मस्तिष्क की शरीर रचना है, उसमें कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक शब्द है लोकस सेरुलस, इट इज अ पार्ट ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। 3 दफा एक शब्द मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए। ये नींद के बारे में मॉडर्न फिजियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मस्तिष्क में है, वो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसका जालीदार नेटवर्किंग है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, ज्ञान तंतु का मिश्रण है, ज्ञान तंतु का जाली है, जाली नेटवर्क है, उसको क्या कह रहे हैं? वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो जो है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेटेड, इससे क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, उससे एक केमिकल सीक्रेट होता है, रासायनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। और इसके कारण वो उत्तेजित अवस्था थोड़ी बहुत आती है, कहां? आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट में वो आ जाती है। किसकी वजह से? नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन है, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करने वाला ये हार्मोन है। वो अभी कौन सीक्रेट कर रहा है? ये वाला पार्ट, लोकस। ध्यान से सुनिए, मस्तिष्क में रहता है, और न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स मस्तिष्क में रहते हैं। अभी नॉर्मल जो एनआरईएम की बात करेंगे, नॉर्मल एनआरईएम, रेस्टिंग, पूरा आराम का मामला है, नींद है, अच्छी नींद है, साउंड स्लीप है। क्या होता है, कैसी आती है नींद मॉडर्न की फिजियोलॉजी की तरफ से? एंटीरियर है ना, रेटिकुलर असेंडिंग सिस्टम,
एंटीरियर रेटिकुलर असेंडिंग सिस्टम, मस्तिष्क में न्यूरॉन नर्व सेल्स और ज्ञान तंतु का एक जाली रहता है, नेटवर्क रहता है, ये वाला शब्द है, ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग डे टाइम, अभी जब 12 बजे दोपहर के, तो मेरा कौन सी सिस्टम एक्टिवेट है, ध्यान से सुनिए, आप सबका, मेरा नहीं, आप सबका, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, और दिन है, डे टाइम है। ये मेरा वीडियो आप रात को देख रहे हैं तो अलग बात है, आपकी एआरएस काम नहीं करती होगी। डे टाइम में हर एक व्यक्ति में एआरएस इज एक्टिवेटेड, उसको उत्तेजित हो जाती है, वो ज्ञान तंतु उत्तेजित हो जाते हैं दिन में, रात में नहीं। दिन में वो क्यों उत्तेजित होते हैं, इसका कारण आगे देखिए। देयर आर विजुअल, ऑडिटरी एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एंड सेंसरी इंपल्सेस। पूरे दिन भर में जागृत अवस्था में हम ज्ञान लेते हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं, आपकी ऑडिटरी पाथवे एक्ट हो रहा है, आपका विजुअल पैक, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आपके यहां से ज्ञान कहां जा रहा है, मेंदु की तरफ जा रहा है। प्रोप्रियोसेप्टिव अलग मैं स्लाइड बना रखा हूं, वो बता देता। मसल और मूवमेंट जो होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव। एंड सेंसरी, टच सेंसेशन है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन है, ये सब ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रिय, ज्ञान ग्रहण करने वाले ज्ञान तंतु, वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, माहिती इकट्ठा करके मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और ये ज्ञान ऊपर तक, मस्तिष्क तक लेने के लिए वो बीच वाला जो नेटवर्किंग है, उसको बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम हमारी इंफॉर्मेशन मेंदु तक, मस्तिष्क तक ले सकते हैं। तो बीच में कौन है एक्टिवेट होने वाला, ARAS। दिस इज एक्टिवेटेड, दिस गिव द सिग्नल टू द, ये पूरा ऊपर वाला जो मैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, कवच बोलते हैं, मस्तिष्क का कवच, शेल, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, वो उत्तेजित कर देता है, सेरेब्रम को, सेरेब्रम उत्तेजित हो जाता है, और हम जागृत अवस्था में हमारा सेंसरी और मोटर सिस्टम का कार्य करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, पूरे दिन भर में ऐसे सेमिनार ले रहा हूं, वेबिनार ले रहा हूं, बातें करते रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सीख रहा हूं, खाना खा रहा हूं, दौड़ते रहा हूं, व्यायाम करते रहा हूं, तो रात में 9-10 बजे अपने आप ये सब मेरे जो इंद्रिय हैं और ज्ञान तंतु है, उनको थकान आ जाती है, बेचारे थक जाते हैं। तो when they are get tired, what will happen, मेरे जो ऊपर जाने वाले जो सिग्नल्स हैं, वो ARAS को उत्तेजित नहीं करेंगे, क्योंकि ARAS, ये जो ज्ञान तंतु यहां पर है, नेटवर्किंग है, वो भी उसको थकावट आ गई है, थकान आ गया है। तो ARAS जब थकान से बैठे जाएगा ऐसे करके, तो वो ब्रेन को क्या सिग्नल देगा, तो कॉर्टेक्स को भी सिग्नल नहीं जाता। तो कॉर्टेक्स को सिग्नल नहीं गया, तो उधर से वो मोटर सिग्नल क्या भेजेगा, पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया। ध्यान से सुनिए, कोरोना पैंडेमिक जुलाई 2020 में डॉक्टर देशपांडे ने जब ये वीडियो बनाया, तो व्यवहार में जो शब्द है उसका इस्तेमाल वीडियो में देशपांडे सर करते हैं। रात में मैं बोलता हूं, निसर्ग, नेचर क्या करता है, हमारे शरीर का लॉकडाउन करवा देता है, कर्फ्यू जारी हो जाता है, ऑडिटरी सिग्नल्स, कर्फ्यू है, बाहर मत जाना, ऊपर मत जाना। ध्यान से सुनिए, ऑडिटरी सेंसर्स, नो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम योर होम, उसे उधर ही बैठ जाइए आप। तो ये इससे क्या हो जाता है, मेन सेंटर जो है अपने आप शांत हो जाता है और नींद आ जाती है रात को। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन, यहां पर वो शब्द है, देखिए यहां का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये 2 शब्द मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की 2 स्लाइड में। ध्यान से देखिए, लिख दीजिए अपने नोटबुक में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARAS। इसके आगे चलकर 2 स्लाइड्स है, इसीलिए अभी आपके नोटबुक में वो शब्द, कीवर्ड्स, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं स्टूडेंट्स सबको बोलूंगा, मैं मेरी लेक्चर्स में से इंपॉर्टेंट वर्ड, जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसको हम बोलेंगे कीवर्ड्स। वो ध्यान में रखने की, लिखने की जरूरत है। ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ काइनेस्थेशिया। एशिया का मतलब है
ESI, ज्ञान, सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन, उसको सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। मैं जब बैठता हूं, खड़ा रहता हूं, तो मेरे को पता नहीं चलता मैं बैठ रहा हूं, उठ रहा हूं, अपने आप हो जाता है वो। ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मोटर फंक्शंस रिलेटेड विद द मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इसके बात कर रहा हूं। ऑटोमेटिक वाला हृदय की बात नहीं कर रहा हूं, ऑटोमेटिक मतलब लंग्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स की बात रिलेटेड विद द मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट, उठना, बैठना, सोना, ये सब मूवमेंट्स है ना शरीर की, उसको बोलते हैं, उसका ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। किसका ज्ञान है? मसल, टेंडन एंड जॉइंट मूवमेंट का। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपको। व्हाट इज ARS? रेटिकुलर फॉर्मेशन। इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर्स। जैसे मैंने बार बार कहा, नेटवर्किंग है ज्ञान तंतु का और ज्ञान पेशियों का, विच एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला अप टू थैलेमस। हमारी ब्रेन में मेडुला से लेकर थैलेमस तक ये सब नर्व पेशियां रहती हैं, ज्ञान तंतु, ज्ञान पेशियां रहती हैं। 2 पार्ट है उसमें ARS में, ARS एंड DRS। लिख दीजिए, कीवर्ड्स हैं, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड डिसेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग, ऊपर जाने वाली, नीचे आने वाली, सिंपल सी है। कई ज्ञान तंतु ऊपर जाते हैं, कई ज्ञान तंतु, मोटर फाइबर्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये ज्यादातर हमारा कंसर्न यहां पर है, सिग्नल्स जाने के लिए। ये मिड ब्रेन और थैलेमस, यहां पर ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये ज्ञान तंतु का, ज्ञान पेशियों का, मिड ब्रेन एंड थैलेमस। ये अभी नींद का बारे में सिर्फ इसकी जानकारी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या ध्यान में रखेंगे? इट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन, ज्ञान तंतु, ज्ञान पेशियों का समुच्चय। फंक्शन, क्या फंक्शन इसके रेटिकुलर फॉर्मेशन? सेंसरी फंक्शंस, इसके बारे में ये काम करता है। स्लीप एंड वेकफुलनेस, नींद आ जाना और नींद खत्म होने के बाद हम उठकर बैठना और हमारी एक्टिविटी चालू करना, वेकफुलनेस, जागृत अवस्था। नींद एंड जागृत अवस्था, नींद और जागृत अवस्था, इस दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? ARAS, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ज्ञान तंतु, ज्ञान पेशियां मिड ब्रेन में रहने वाली। During the daytime, all the sensory impulses, including visual, auditory, and proprioceptives, are activating. मैं पहले बात कर चुका हूं, मेरी आंख से, मेरी कान से, मेरी जबान से, मेरी त्वचा से, सब ज्ञान तंतु मेरा सिग्नल ऊपर ले जाने की, मस्तिष्क तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वो जाते समय ये नेटवर्किंग जो है ना, ARS, उसको स्टिमुलेट करते हैं और वो आगे चलकर, जैसे हम कॉलेज में बात करेंगे, कहां पर भी हम धीरे धीरे प्रिंसिपल तक जाते हैं ना। कोई बच्चा, लड़का चलकर डायरेक्ट प्रिंसिपल केबिन में जाता है? नहीं जाता है। वो पहले क्या करेंगे? HOD के पास जाएगा, HOD क्या स्टिमुलेट करेगा? वाइस प्रिंसिपल को स्टिमुलेट करेगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को सिग्नल देंगे, अरे ये बच्चा आ रहे हैं। ऐसी हमारी मस्तिष्क की वो सिस्टम रहती है ऊपर जाने के लिए। इट गिव्स इंपल्सेस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, causing its activation, and that gives the wakefulness, का मतलब है जागृत अवस्था। At the end of the day, रात को क्या हो जाता है? न्यूरॉन्स ऑफ द ARS, जो नर्व्स है, इनहिबिट, उनका मार्ग रोका जाता है। डोंट गो, लॉकडाउन इज देयर, अंडरगोइंग फटीग, उनको थकान आ जाती है, एंड सेंसरी इनपुट, ज्ञान देने वाली प्रक्रिया मस्तिष्क को, वो थोड़ी स्टॉप हो जाती है। देन ARS इज इनहिबिटेड, अपने अपने लॉकडाउन कर देते हैं, देयरफॉर कॉर्टेक्स इज इनहिबिटेड एंड इट इंड्यूसेस द स्लीप। उस तरह आपको नींद आ जाती है थकान की वजह से। आयुर्वेद शास्त्र ने यही चीजें 5000 इयर्स बैक उसी तरह कही थी। उसी तरह एक श्लोक बताता हूं, उसकी चर्चा अलग क्लास में हम करेंगे। यदा तु मनसि क्लांते कर्मान्विता, डैश डैश डैश। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके रिपीट कर, दोहराता हूं ये 2 बार। यदा तु मनसि क्लांते क्लमान्विता कर्मात्मना, यदा तु मनसि क्लांते क्लमान्विता कर्मात्मना। जब ये ARS को थकान आ जाती है, मनसि क्लांते, क्लांत का मतलब है फटीग, टायर्डनेस,
वही बात चरक ने सूत्र स्थान में कही थी 5000 ईयर्स बैक। हम तो उसको आदर करना ही चाहिए, ये इतने ज्ञान उस सालों तक हमको दे रहे हैं। स्लीप का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्लीप? रिचार्जिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड मशीन। ड्यूरिंग द स्लीप क्या हो जाता है, ये जो ARS है ना, रीसिंथेसाइज द न्यूरोट्रांसमीटर, जो उसमें रासायनिक पदार्थ लगते हैं जागृतावस्था के लिए, वो अगेन उसका प्रोडक्शन, उसकी निर्मिति कर देते हैं। जो भी केमिकल्स एनर्जी लगती है हमारे सुबह के लिए, वो एनर्जी जनरेशन बाय सम केमिकल्स, वो रासायनिक पदार्थों को वैद्यकीय शास्त्र में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ध्यान से सुनिए। ARS then becomes active in the morning time। सुबह के 6 बज गए तो ARS एक्टिव हो जाएगा। इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग, वो हमारी मस्तिष्क को फिर एक बार उठा देगा, जला देगा, जागरूक कर देगा, चलो चलो चलो, टाइम फॉर वेकअप। एंड देन cycles of sleep and wakefulness that goes on day and night, this will happen continuously. Stimulation of the Rafi nucleus in the lower pons induces the sleep। वो REM वाला बात अलग थी, ये बात अलग है। यहां पर भी एक न्यूक्लियस है, ज्ञान तंतु का एक जगह है, उसको नाम दिया है राफी न्यूक्लियस। कहाँ है वो? लोअर पॉन्स में है। उसमें क्या हो जाता है, वो एक रासायनिक पदार्थ सिक्रेट करता है। वो कौन सा है? सीरोटोनिन, सेरोटोनिन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है स्लीप के बारे में। सीरोटोनिन ये रासायनिक पदार्थ स्लीप के लिए, नींद आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन सिक्रेट करता है? राफी न्यूक्लियस। ये ज्ञान तंतु, ज्ञान पेशियां सिक्रेट करते हैं। वो कहां पर है? वो पेशियां लोअर पॉन्स में, मस्तिष्क का एक भाग है। सो दिस पर्टिकुलर सीरोटोनिन में इंड्यूसेस द स्लीप। ओके। डैमेज टू द न्यूक्लियस, ये जब हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, और मेंदु को, मस्तिष्क को कुछ आघात हो गया और ये डैमेज हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड देन देयर विल बी लॉस ऑफ स्लीप। आप नींद नहीं आएगी, आप पैथोलॉजिकल विकृति, क्योंकि वो मेरा सेंटर जो है, मस्तिष्क है, उसको आघात हो गया। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद ने मस्तिष्क को उत्तमांग बोला है। उत्तम अंग। व्हाट डज दैट मीन? बेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमें जीवित रखता है, हमें मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी चला रखता है। ठीक है। पहले से मैं कह चुका हूं, रैपिड आई मूवमेंट का एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला हुआ है। फिलहाल उसमें क्या हो जाता है, उसमें पहले से हम बात कर चुके हैं। वो लोकस रहता है और उसके क्या सीक्रेट हो जाता है? नॉरएपिनेफ्रिन, जिससे थोड़ी थोड़ी उत्तेजना प्राप्त हो सकती है, थोड़ा बहुत। तो ये REM वाली बात है। पहले वाले हम बात करते थे NREM वाली बात। ठीक है। अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नींद में हमारे शरीर की विभिन्न अवयवों को क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, उन अवयवों का काम, उन स्रोतों का काम, उन सिस्टम का काम हमारे शरीर में रात में कैसा चलता है। दिन में अलग है और रात में थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय और रक्त वाहिनियां, आर्टरीज, वेन्स, आयोटा, कैपिलरीज, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हृदय वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है? उसमें ज्यादातर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इज डोमिनेंट। हमारी शरीर में चेतना देने वाली दो सिस्टम है, एक है सिंपथेटिक सिस्टम, दूसरी है पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक से हमें उत्तेजना मिलती है और पैरासिम्पथेटिक से हम आराम कर सकते हैं। हम का मतलब हमारे अवयव, शरीर के अंदर वाले अवयव पैरासिम्पथेटिक में थोड़े से आराम कर सकते हैं। मैं स्टॉप नहीं बोल रहा हूं, पूरा विश्राम नहीं, थोड़ा सा आराम कर सकते, विश्राम ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे हार्ट रेट जो है अभी काम ही नहीं ना हृदय को रात को, तो थोड़ा थोड़ा हार्ट रेट कम हो जाता है। दिन में मानो कि 80 पर मिनट हमारी पल्स रेट है या हृदय की धड़कन है, तो रात में 70, 60, 50 भी हो सकती है। बीपी कम हो जाएगा। नॉर्मली 120, 80 है, तो रात में क्या हो जाएगा? उसमें 110/70 ऐसा हो सकता है, होता ही है मतलब। और सर्कुलेशन की पूरा जो है उसमें भी थोड़ा सा
कम हो जाता है वो सर्कुलेट, क्योंकि जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि एक्टिविटी नहीं, मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा एनर्जी खर्चा कर देती है। रात को मसल एक्टिविटी न रहने के कारण एनर्जी शरीर को लगती नहीं है, ज्यादा खून लगता नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन का भी कार्य कम हो गया, रिक्वायरमेंट, जरूरत कम हो गई, तो रेस्पिरेटरी रेट जो 14 है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसकी जो डेप्थ है, जैसे नॉर्मली हम लेते हैं तो उससे भी थोड़ा संथ स्लो हो जाएगा, श्वसन की गति भी कम हो जाएगी और उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी रात की नींद में। क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब अकुंचन प्रसरण जो रहता है, मस्क्यूलर एक्टिविटी, मस्क्यूलोस्केलेटल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। हमारे शरीर में दो तरह की चलन वलन होता है, क्रिया होती हैं। एक बाहर वाली क्रियाएं जो हमें महसूस होती है, वो देखती है हम, और एक होती है अंदर वाली क्रियाएं। अंदर वाली की क्रिया में ज्यादातर पचन व्यापार आते हैं। पचन व्यापार क्या हो जाता है, नींद में बाहर वाली क्रियाएं कम हो गई तो अंदर वाली क्रियाएं ज्यादा अच्छी तरह से अपना अपना काम करेगी। तो अंदर वाली है यूरिनरी सिस्टम, देयर विल बी इंक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो, किडनी का कार्य अच्छे होने के लिए उसमें परफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, मूत्र की निर्मित की प्रक्रिया बढ़ेगी और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो ये ध्यान में, इंक्रीज मतलब ऐसा बहुत सारा डे टाइम से ज्यादा नहीं हो जाएगा। फिर कंपेरेटिवली अंदर वाले जो ऑर्गन है, ज्यादातर आंत्र है, इंटेस्टाइन्स और स्टमक जैसी अवयव है, जैसे कि किडनी वाला एक अवयव है, उसमें थोड़ा सा जो कार्य है वो सुधर जाएगा, उसका ऑर्गन का जो कार्य है, ऑर्गन की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरह से बन जाएगी, क्योंकि हम विश्राम ले रहे हैं बाहर से विश्राम, अंदर से तंदुरुस्ती। क्या बात है ना, बाहर से विश्राम, अंदर से तंदुरुस्ती आ जाएगी अपने आप। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीज डाइजेस्टिव जूसेस, रात में नींद होने के बाद पचन अच्छा हो जाता है। इसी वजह से जिनको नींद की शिकायत है उनको पचन व्यापार में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। देखिए आप, इसलिए आपको निद्रा नाश की बीमारी है तो तुरंत आपको आयुर्वेदिक फैमिली फिजिशियन को दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं हूं ना, प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे को मेल भेज दीजिए, सर हमें नींद की शिकायत है, अनिद्रा की, इंसोम्निया की तकलीफ है, हम क्या करें। व्यक्ति सापेक्ष थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क आ जाता है। पहले तो आप नजदीक के फैमिली फिजिशियन के पास जाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम, आयुर्वेद ने जब मंत्र दिया था कि हमें सुबह उठना चाहिए, तो क्या लिखते हैं वाग्भट नाम के जो आयुर्वेदिक साइंटिस्ट, वो लिखते हैं संस्कृत में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्ण निरूपयन। हमारा अंदर वाला जो आहार है वो हजम हो गया है या नहीं हो गया है, उसके अनुसार आप सुबह उठिए। जल्दी जल्दी उठने की सभी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपको रात को नींद नहीं आई है, आपको लग रहा है कि पेट में गैस भरे हुए हैं, पेट में तकलीफ है, आपको दर्द हो रहा है, तो थोड़े वक्त थोड़ा ज्यादा टाइम आप सो सकते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्ण अजीर्ण निरूपयन, अंडरस्टैंडिंग डाइजेशन एंड इनडाइजेशन। इसीलिए रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी बेकरार रखते हैं, क्योंकि डाइजेशन, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद बोलता है कि सभी के सभी बीमारियां, जैसे कि सर्दी जुकाम से लेकर कोरोना तक या कैंसर तक, अग्नि बिगड़ने से होता है। और अग्नि कब बिगड़ता है, जब हमारी नींद खराब हो जाती है, नींद नहीं आती, तो आपको अनेक बीमारियां हो जाएंगे, अनेक बीमारियां, साइनोसाइटिस की बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी, हाइपर एसिडिटी की बीमारी, ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी, दमे की बीमारी, आईएचडी, इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोई भी चीज खाली नींद खराब होने से हो सकती है, नहीं तो बढ़ सकती है। मैं बोलूंगा बढ़ सकेगी, प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो आपको खाना हजम होना चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, नर्वस सिस्टम, ये मस्तिष्क का ब्रेन जो है वो थोड़ा आराम कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर उसको काम नहीं है, सेंसरी इनपुट भी नहीं है और मोटर आउटपुट उसको कुछ देने का नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो आराम कर रहा है।
बॉबिन्स्किन रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, ध्यान में रखिए, हाँ, क्योंकि वो पूरा अनकॉन्शियस नहीं हुआ है पेशेंट। बॉबिन्स्किन साइन विल बी रिएक्टिव। एंडोक्राइन सिस्टम, लेवल्स ऑफ कैटेकोलामाइन्स, एक जो प्रोटीन है कैटेकोलामाइन, केमिकल्स है सिंपैथेटिक के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एसीटीएच आर फाउंड टू बी लो। ये जो हार्मोन्स है कैटेकोलामाइन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये 3 प्रकार के जो हार्मोन्स है उसमें कमी रहेगी क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम है। उसको एक एक्सेप्शन, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसमें ग्रोथ हार्मोन लेवल्स आर फाउंड हाई। ग्रोथ हार्मोन का काम अच्छा होने के लिए रात की नींद महत्वपूर्ण है, इसीलिए बच्चे ज्यादा टाइम तक सोते हैं, वो फिजियोलॉजिकल है। और जो बच्चे रात में टीवी देखेंगे, मोबाइल के गेम्स खेलेंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं बनेगी। एडोलिसेंट टीनेजर्स जब बन जाएंगे तो उनकी हाइट अच्छी नहीं रहेगी, उनकी मसल डेवलपमेंट अच्छी नहीं रहेगी, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेप्शनली वर्किंग मोर नाइसली इन द स्लीप। ध्यान से सुनिए, ग्रोथ हार्मोन की लेवल स्लीप में ज्यादा पाई गई है। मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सब। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, स्लीप इज इसेंशियल फॉर द लाइफ। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बला बलम जीवितम जीवितम न च। मेरे को माफ कर दीजिए जो मेरे फैंस है, थोड़ा थोड़ा संस्कृत बना रखा हूं, मैं बना रहा हूं, कोई उसकी तकलीफ की बात नहीं, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अलग अलग मेरे वीडियो देखते जाइए आप, संस्कृत कोई बड़ी बात नहीं है भैया, फिर उसमें बहुत सारे अर्थ बने हुए हैं। आयुर्वेद कहता है कि योग्य निद्रा से मनुष्य सुखी हो जाता है और इम्प्रॉपर अयोग्य निद्रा से वो दुखी हो जाता है। योग्य निद्रा से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन होती है और अनिद्रा के कारण, इंसोम्निया के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिगड़ जाती है। आपकी प्रीमैच्योर डेथ होएगी नहीं होएगी बात अलग है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन शैली जो है हमारी, जीवन जो बना है उसमें आनंद चला जाएगा स्लीप नहीं होने से, नींद अच्छी नहीं आने से। कई लोगों को दुर्दैवशात नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, रात को काम पर जाना पड़ता है, वो इमीडिएटली मेरे को पूछेंगे सर उनकी निद्रा की क्या करेंगे आप? उसके लिए भी आयुर्वेद ने सलाह दी रखी है। मानो कि रात को 6 घंटा मेरा सोना जरूरत है और मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं एक वर्कर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, तो क्या करेंगे? अगले दिन तुरंत आपको 6 घंटे की नींद की जरूरत नहीं है, ऐसा आयुर्वेद ने कहा है। आयुर्वेद बोलता है पहले आके जरा आप फ्रेश हो जाइए, ब्रशिंग कीजिए, वॉशरूम को जाइए, टॉयलेट को जाइए, और देन खाना खाने के पहले तुरंत खाना मत खाइए, एक चाय पी दीजिए, दूध ले दीजिए 1 कप भर, बाद में पहले 3 घंटे कम से कम खाना खाने के पहले सो जाइए। तो उससे वो क्या हो जाता है, रात को 6 आवर्स का जो बैकलॉग है, बैकलॉग बोलते हैं, जो गैप पड़ी है ना, उसकी एक कॉम्पेंसेटरी आप प्रोविजन कर रखिए। उसकी व्यवस्था आयुर्वेद ने बताई है कि वो कैसा सोना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए। वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी सब लोगों को कम से कम ऑन एन एवरेज रात को 9-10 बजे सोकर सुबह 5-6 बजे उठना ही चाहिए। कम से कम रात को 6, 7 या 8 घंटे की नींद हरेक के लिए जरूरत है ही है। कितना जोर लगाकर मैं बोल रहा हूं, बिकॉज इट गिव्स द फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। शरीर को भी आराम की जरूरत है और मन को भी आराम की जरूरत है। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप डिपेंड्स अपॉन एज एंड टाइप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन। जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, उनको थकान ज्यादा आएगी, उनको स्लीप ज्यादा लेने की जरूरत है। फॉर एन एडल्ट हैविंग द मॉडरेट एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप रिक्वायर्ड इज 6 to 7 hours। 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूरत है। इन चिल्ड्रेन ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज मोर बिकॉज दे रिक्वायर द ग्रोथ। In the old person, duration of sleep will be little bit less. After 60 years of age, after 70 years of age,
बॉडी का चलन वलन, हलचल, मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाती है और रेस्ट की भी जरूरत कम हो जाती है ओल्ड एज में। एबनॉर्मलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लास्ट 10 मिनट्स प्रैक्टिस के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। पहला है हाइपर सोमनिया। सोमनिया का मतलब है स्लीप। हाइपर, ज्यादा हमें स्लीप आ जाती है हमेशा। ऐसे में अभी लेक्चर चल रहा है देशपांडे का, तो कई लोग को देखो ऐसे सो रहे हैं, उनको निद्रा आ रही है, नींद आ रही है। देशपांडे का एनर्जेटिक लेक्चर सुनते समय भी उसको नींद आ जाएगी, आ रही है, तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है? जस्ट बाय जोक, फिजिकल एक्सर्शन, इतना उसने मेहनत की है, जिम पर गया है, अभी सो रहा है। मेंटल फटीग, बहुत थकान आ गई, तो आपको नींद ज्यादा आ जाएगी। आयुर्वेद के हिसाब से कफ प्रकृति व्यक्ति जो रहती है वो निद्रालु कहा है। निद्रालु कफ प्रकृति पीपल। और वात वाले की जो निद्रा है वो कैसी बताई है? प्रजागरूक। डिस्टर्ब्ड स्लीप इज अ फीचर ऑफ वात डोमिनेंट प्रकृति। और स्लीपीनेस, ज्यादा नींद आना, ये स्वभाव किसका है? कफ डोमिनेंट प्रकृति का। यूज ऑफ ड्रग इनहिबिटिंग एआरएस, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन मैंने कहा था, उनको क्या करते हैं? उसको रुकावट आने वाली जो दवाएं जैसे बार्बिचुरेट्स, ये बार्बिचुरेट से वो इनहिबिट करता है सिग्नल्स और आदमी को ज्यादा स्लीप आ जाती है। इंसोम्निया अलग चीज है। पहली वाली थी ज्यादा स्लीप आती है, उसको आयुर्वेद ने तंद्रा कहा है, तंद्रा। और इंसोम्निया को बोला है अनिद्रा, लॉस ऑफ स्लीप। जाते हैं बेड पर 9-10 बजे, फिर इधर उधर वो पलट के कुछ बदल कर रहते हैं, इधर लेटा, लेफ्ट लैटरल, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, ऐसे करते रहते हैं और डिस्टर्ब, सिर्फ नींद नहीं आती। कई लोग ऐसे होते हैं 9 बजे सोते तो हैं, फिर सुबह सुबह जाग जाते हैं 2 बजे 3 बजे, ऐसे 2 प्रकार के। और कुछ बीच में उसका स्लीप साउंड नहीं रहता, अलग अलग चीजें रहती है। उसका डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी ज्यादातर, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली जो बात है वो आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। नींद न आने के प्रमुख 3 कारण कहे गए हैं। एंजाइटी, टेंशन रहता है माइंड में, फैमिली का टेंशन, बच्चे का टेंशन, लड़के का टेंशन, लड़की का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, इकोनॉमिकल टेंशन, बुढ़ापे में माता पिता का टेंशन, कई बातें हो सकती है। इंक्रीज्ड मेंटल टेंशन, सर्टेन ड्रग्स विच आर एक्टिवेटिंग एआरएस, कुछ अलग आपको बीमारी है, जैसे मैंने एक यहां पर ADHD का एक नाम लिखा है, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फायदे हैं, वो बाद में देखेंगे। इसके लिए मॉडर्न वाले जो एम्फीटेमाइन यूज करते हैं, वो अटेंशन बना रखेंगे, उसकी जागरूकतावस्था बना रखने के लिए एम्फीटेमाइन, ये मॉडर्न का ड्रग है, एलोपैथी का ड्रग है, मेडिसिन है। वो मेडिसिन जब कुछ लेता है तो उसको भी नींद में शिकायत आ सकती है। तो जब इंसोम्निया के पेशेंट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं पहले केस टेकिंग करवा लेता हूं, उसकी सब बातें पूछ लेता हूं, उसकी दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या है, कब उठता है, कब सोता है, उसका डाइजेशन कैसा है, उसके टेंशन कौन सी है, वो कुछ मेडिसिन ले रहा है, उसको पहले वाली कुछ बीमारी है। क्योंकि अनिद्रा का प्रमुख 2 कारण है, एक प्राइमरी अनिद्रा इंसोम्निया एंड सेकेंडरी बात हम नहीं चर्चा करेंगे। सेकेंडरी का मतलब है आपको कुछ अलग बीमारी है, जैसे कि मेरे जोड़ों में दर्द है, संधिवात है, मेरे को जोर जोर से मेरे सब जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जो ओरिजिनल डिसीज है, हमें मूल जो बीमारी है हमारी, वो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हाइपर एसिडिटी, मेरे को जलन हो रही है रात भर, तो नींद नहीं कर सकता मैं, तो पेन की वजह से, जलन की वजह से और कुछ बीमारियां हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, वो सेकेंडरी हो गया। और प्राइमरी का मतलब दूसरा कोई हमारे शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल हमको निद्रा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो क्या करें डॉक्टर देशपांडे, बताइए हमें। चलो आगे देखते हैं। ये देखो इंसोम्निया वाला कैसे देखे ना, ऐसा जागरूक है, सोता ही नहीं, आंख मिटी नहीं हुई उसकी, खुली है आंख, तो इसका लिए इंसोम्निया, आंख खुली रखना, नींद नहीं आ रही बेचारे को, देखो ना परेशान है बेचारा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे मैंने अभी कहा दिया, प्राइमरी के लिए ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, उपचार बता रहा हूं, मैनेजमेंट बता रहा हूं, क्या करने वाला है पेशेंट को।
सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक शुड बी मेंटेन। एक चक्र रहता है पूरा दिन में, उस जो एक्सपेक्टेशन है उसी टाइम को वो करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, टॉयलेट करना चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये पहली वाली बात है। आयुर्वेद का अभ्यंग करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। दोपहर 12 बज गए, काम पर जाना है, 12 बज गए, 1 बज गया, खाना खाना है, शाम को घर आए, थकान हुई है, जरा आराम करना है, थोड़ा बहुत वाचन रीडिंग करना है ना, ऐसी बात। और रात को सोना है, ये नियम है। कई लोग ये फॉलो ही नहीं करते। मिडनाइट तक, सुबह तक 2 बजे 3 बज गए, ये अपना जगना ही चालू है, सोते ही नहीं। लड़के, आईटी वाले, कंप्यूटर वाले लोग, और सोते हैं सुबह 4 बजे 3 बजे 1 बजे, और 10 बजे उनको दे गेट वेकअप, जागरूक अवस्था आ जाती, जागरूक हो जाते हैं। कब? सुबह 10 बजे। ये कोई टाइम है? तो इसका मतलब क्या है, आप रिदम चेंज कर रहे हैं, और दैट पर्टिकुलर रिदम इज अगेंस्ट द नेचर। निसर्ग के खिलाफ जा रहे हैं आप, निसर्ग के विरुद्ध कुछ भी आप काम करेंगे तो आप पछताओगी। यू विल गेट रिपेंट फॉर दैट। आपको बहुत पछतावा हो जाएगा उसके लिए। तो डेली रूटीन मेंटेन करना, ये पहली वाली चीज है। दूसरा है, वात पित्त प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने शरीर जो वात दोष है और पित्त दोष है, उसकी ज्यादा संभाल कर हमारा सब व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि वात एक इरेग्युलर है, विषम है और रुक्ष है, तो इरेग्युलर हमें कॉम्पैक्ट करना है। वात का प्रकोप नहीं होना है, तो हमें रेगुलर रहना चाहिए। हम इरेग्युलर रहेंगे तो वात प्रकोप हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा रूटीन, जीवनचर्या, लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, टाइम टेबल की घड़ी के वक्त लगाकर होना चाहिए, तो नींद आ जाएगी। दूसरी बात है, ये रुक्षता, ड्राइनेस कम करने के लिए ऑयलिंग, लुब्रिकेशन। तो क्या करेंगे? फीट मसाज करेंगे, बाय द शब्द धौत घृत, ये लगाकर पैरों को, ये हाँ नहीं, मैं फीट की बात कर रहा हूं। उधर कांस्य की वाटी से, कांस्य की वेसल लेकर आपको रगड़ना है, मसाज करना है फीट को। कौन सी मेडिसिन यूज करना है आयुर्वेद की? शत धौत घृत। लिख दीजिए आप, यहां पर लिखा है, स्नैपशॉट ले लीजिए। वात के लिए क्या करना है? फिजिकल और मेंटल सुदनिंग। वात वाला जो इरिटेटर है उसको सुदनिंग करना है। उसके लिए कैसे करेंगे? शिरोधारा एक महत्वपूर्ण चीज है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है, ऑयल ट्रीटमेंट है। शिरोधारा का मतलब हम ऑयल पोर करते हैं हमारे हेड, यहाँ पर पोर करते हैं, कम से कम 20-30 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, 45 मिनट्स करते हैं। तो ये शिरोधारा, उसमें भी हम बटर मिल्क यूज करते हैं, तक्रधारा एंड क्षीर बला ऑयल। इससे हम धारा करेंगे, आइदर ऑफ है, वो दोनों चीजें नहीं इस्तेमाल कर, तक्रधारा यूज करो या क्षीर बला ऑयल यूज करो। उससे वो शिरोधारा जो उपक्रम है, वो करते करते ही वो इतना अच्छा सो जाता है आदमी, पूछो मत। और बाद में जब कंप्लीट होती है तो बोलता है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने महीने तक मैंने वो स्लीपिंग पिल्स खा ली, डाइजीपाम खा लिया, गार्डिनल की गोली लेते रहता हूं, बहुत बहुत गोलियां ले ली डॉक्टर साहब, फिर ये जो आपने उपक्रम किया, उसकी जैसी नींद मेरे को कभी भी नहीं आई थी गहरे 6 महीने तक। ये मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल है। क्योंकि 1993 अप टू 2014 प्रोफेसर देशपांडे हैज विजिटेड अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, एंड ही हैज प्रोपोगेटेड आयुर्वेदा इन द फॉरेन कंट्रीज। तो ये सब रुग्ण मैंने देखे हैं फॉरेन कंट्रीज, इतने क्या मानो कि मत, आनंदित खुश हो जाते हैं ये तक्रधारा से, क्षीरबला ऑयल से, क्षीरोधारा। अभ्यंग करना है, ऑयल मसाज, वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त के लिए क्या करना है? अवॉइड इरिटेशन, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस एंड एंगर, अवॉइड स्पाइसी फूड। जलन करने वाली चीज लेंगे तो शरीर और मन का जलन ही हो जाएगा, कैसी नींद आ जाएगी आप? रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन टाइम का मतलब टीवी देखना, मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना, सिनेमे देखना, गेम्स खेलना, ये सब छोड़ दीजिए। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, इट्स इरिटेंट। म्यूजिक थेरेपी, गांधर्व वेद, लिख दीजिए, गांधर्व वेद बहुत काम आता है। सुदनिंग, कुछ म्यूजिक अपने अपनी लाइकिंग से, फिर म्यूजिक सुदनिंग होना चाहिए। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, ये मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन ट्रेडिशन, जो बहुत सारे सिंगर्स है, पॉपुलर सिंगर्स। मैं इरिटेटिंग सिंगर्स के नहीं बात कर रहा हूं,
ये ऐसा वाला इरिटेट करने वाला जो म्यूजिक है वो दिन भर में काम करो ना आप। दिन भर में तो आप तो झिंगाट के ऊपर नाचते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बॉलीवुड या मराठी फिल्म का, झिंगाट झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंगाट। वो झिंग झिंग झिंगाट से झिंगा मतलब अवेक हो जाएंगे, नींद तो नहीं आएगी आपको। हमें नींद आनी है तो नींद के लिए सितार होनी चाहिए, सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। शवासन करना चाहिए, न कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं ना, कुक्कुटा अंडा ऐसे नहीं करेंगे। शवासन आराम से, जैसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको कि डेड व्यक्ति जैसी सो जाती है, उसी तरह का शवासन रहता है। शव का मतलब है वो डेड पर्सन की आकृति। डेली इनफ फिजिकल एक्टिविटी, इनफ लिखा है मैंने, नॉट टू मच एंड नॉट लेस। जरूरत की इतनी हमारी शारीरिक हलचल होनी चाहिए जिससे हमके शरीर को पूरी थकान आ जाएगी और हमें नींद आ जाएगी। पिक्टोरियल फॉर्म्स देखने में भी और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये शिरोधारा वाली ट्रीटमेंट चल रही है, या थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आंख के ऊपर हम पट्टी लगाते हैं। ये सिर्फ फोटो के लिए ऐसे उन्होंने मेरे ख्याल से शायद फोटो खींचा है। ये देखो, हेड मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जेंटल। कैसे देखो, आंख बंद करके आराम से। ये फीट मसाज है, देखिए यहाँ पर शतधौत घृत या सिंपल कोकोनट ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। नहीं मिला तो सीसेमी ऑयल। फिलहाल मस्टर्ड ऑयल, उष्ण ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिए। चलो आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं। ये है पहली वाली अश्वगंधा, ये दूसरी वाली है तगर। ध्यान से सुनिए, ये क्या है? तगर। ये स्वप्न कम करती है। जिसको ज्यादा स्वप्न देखने को तकलीफ होती है, सर इतने इतने पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती है, सपान सपान सपान, तो इसके लिए तगर कम करता है। देन ये जटामासी पाउडर, यहाँ देखिए रॉ मटेरियल, और ये पाउडर मिल सकती है बाजार में। एक चम्मच आधा चम्मच रात को सोने के टाइम लेना है। यह है ज्येष्ठ मध, लिकोरिस कहते हैं उसको, लिकोरिस, यष्टि मधु या ज्येष्ठ मध। क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट? बफेलो मिल्क विद द घी एंड शुगर। गाय के बजाय भैंस का दूध जो है वो हाई फैटी रहता है, तो फैटी पदार्थ नींद के लिए अच्छे रहते हैं। रेसिन्स, मनुका, आलमंड, बादाम, नाचनी और रागी पोरेज मतलब खीर बनाते हैं। नटमेग, जायफल एक्सटर्नली पेस्ट बना लीजिए मिल्क में या फोरहेड पर लगा दीजिए, और इंटरनली पिंच ऑफ द पाउडर विद द मिल्क अंदर ले लीजिए। टैबलेट जटामासी, सिंगल हर्बल टैबलेट, no minerals, 2 tablet at night, or tablet Prosham is a compound product, very good product. This is an experienced product. When Dr. Deshpande is saying आप ले सकते हैं। फिलहाल ये घरेलू उपचार जैसे मानेंगे, ये परमानेंट फाइनल इलाज नहीं भी हो सकता। इससे फायदा हुआ बहुत अच्छा बात है, आपका नसीब है। इसका नहीं फायदे हुआ तो तुरंत आप अपने नजदीक वाले फैमिली फिजिशियन, वैद्य जो है उसको दिखाइए, नहीं तो मैं हूं ना, डॉक्टर देशपांडे। इस मेडिसिनल हर्ब्स का नाम लिखा है अश्वगंधा, लिकोरिस एंड तगर। एक फॉर्मूला लिख दीजिए आप। 1 ग्राम ऑफ तगर पाउडर लेना है, फाइन पाउडर, न कि कोर्स पाउडर। 1 ग्राम वैलेरियन रूट पाउडर, ये भी मिल जाती है। 1 ग्राम ऑफ चैमोमिल, स्पेशली दिस फॉर्मूला इज मोर पॉपुलर इन द फॉरेन कंट्रीज। टेक दिस पाउडर्ड मिक्सचर विद अ ग्लास ऑफ वार्म बफेलो मिल्क जस्ट बिफोर द बेड टाइम, गुड फॉर ट्रीटिंग द इंसोम्निया। मेरे प्यारे दोस्त, ये आ गया आखिर का वक्त। 12 बजे से लेकर 1:15 1:15 हुए हैं, सवा घंटा प्रोफेसर देशपांडे ने 3 जुलाई 2020 को फ्राइडे को दोपहर को एक लेक्चर लिया है जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। आपको सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा वीडियो कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप आरोग्य दूत, हेल्थ एम्बेसडर बन जाइए, ऐसी मेरी नम्र विनंती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय एंड टेक केयर। अभी मैं ये क्लोज करने वाला हूं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।